द्रौपदी, ओके चलो, द्रौपदी का मैसेज आ गया कि आवाज़ आ रही है। चलो, मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति को हमने कल पढ़ लिया था। मौर्य काल की सामाजिक स्थिति को हमने पढ़ लिया था। लिखने वाला चीज़ ज़्यादा है थोड़ा सा, अभी सिर्फ कहानी टाइप चीज़ों को थोड़ा सा सुन लो। आर्थिक स्थिति में क्या चीज़ें बातें हम करेंगे, उसके बाद आप अपने शब्दों में लिखना, या मैं जल्दी जल्दी बोलते जाऊंगा, आप लिखते जाना। क्लियर है? चलो, आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। तो मौर्यकालीन आर्थिक स्थिति की जो जानकारी मिलती है, इस मौर्य काल में पशुपालन, खेती और व्यापार तीनों ही चीज़ें क्या थी, समृद्ध थी, अपने क्या थी, समृद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुकी थी। क्लियर है? एक बार फिर से ध्यान रखो, मौर्य काल में जब आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो आर्थिक स्थिति का साधन क्या था, व्यापार, कृषि, पशुपालन, यही सब था। तो पशुपालन, व्यापार और कृषि तीनों ही क्या था, समृद्ध था। क्लियर हो गया? चलो, अब इस मौर्य काल में भूमि को 3 नामों में बांट दिया गया था, या 3 नामों से जाना जाता था। क्लियर है? मौर्य काल में ये जो कृषि की भूमि थी, इसे 3 नामों से जाना जाता था। एक कृष्ट भूमि, दूसरा अकृष्ट भूमि और तीसरा स्थल भूमि। क्लियर है? कृष्ट भूमि, अकृष्ट भूमि और स्थल भूमि। तो कृष्ट भूमि वो होती थी जहाँ पे क्या करते थे हम, खेती, किसानी, ये सारी चीज़ें कर सकते थे। अकृष्ट भूमि क्या थी, जो बिना जुती हुई भूमि थी, मतलब कृष्ट भूमि को हम जोतते थे और उसमें खेती किसानी करते थे। अकृष्ट भूमि क्या थी, बिना जुती हुई भूमि थी। और स्थल भूमि क्या थी, बंजर भूमि थी। क्लियर है? स्थल भूमि क्या थी, बंजर भूमि थी, जहाँ पे खेती नहीं होती थी। एक ये हो गया। उसके बाद क्या है, हम मौर्य काल में जो एक धार्मिक कर भी लिया जाता था, उसको हम कर को लिखा चुके हैं, तो उस कर को बलि कहा जाता था। क्लियर है? मौर्य काल में जो कर लिया जाता था धार्मिक कर के रूप में, उसे बलि कहा जाता था। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये रखना है कि कैश के रूप में यानी कि नगद के रूप में जो कर लिया जाता था उसे हिरण्य कहा जाता था। नगद रूप में लिए जाने वाले कर को हिरण्य कहा जाता था। क्लियर है? नगद रूप में लिए जाने वाले कर को हिरण्य कहा जाता था। ठीक है ना? चलो, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जो नगद में ली जाती थी उस राशि को हम क्या कहते थे, हिरण्य कहते थे। नगद में ली गई कर की राशि को हम क्या कहते थे, हिरण्य कहते थे। और धार्मिक रूप के लिए ली गई राशि को क्या कहते थे, बलि कहते थे। क्लियर हो गया यहां तक? चलो, एक और है टकसाल। जैसे जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में किसका, अर्थ की बात होती है, यानी कि पैसा, सिक्का, रुपया, ये सब। क्लियर है? क्लियर है सबको? तो लक्षणा अध्यक्ष एक विभाग का अध्यक्ष था, जिसके अंडर में क्या होता था, टकसाल की क्या होती थी, ढलाई होती थी। लक्षणा अध्यक्ष के अंडर में टकसाल की ढलाई होती थी। और स्वतंत्र रूप से टकसाल ढलाने के लिए 13.5% यानी 13.5% क्या देना होता था, ब्याज देना होता था। मतलब स्वतंत्र रूप से टकसाल को ढलाने के लिए क्या देना होता था, 13.5% हमें क्या देना पड़ता था, अलग से ब्याज देना पड़ता था। क्लियर है सबको? चलो, इसी को जल्दी जल्दी लिखोगे तो लिख लो, क्योंकि आज थोड़ा सा लिखने वाला है। मैं आपको बोला था कि मैं धार्मिक आंदोलन जो है, या बौद्ध और जैन वाला जो पोर्शन है, इन दोनों को हम शुरू कर देंगे, लेकिन अभी रहन देते हैं। मौर्योत्तर को शुरू करके फिर इनको शुरू करते हैं। मौर्योत्तर को जल्दी से खत्म कर देते हैं। तो सबसे पहले ये जो मैं हेडिंग डाला हूं, उसके अंडर में जो 2-4 पॉइंट मैं बोला हूं, उसको जल्दी से लिख लो।
इसको सुन लिए हो उसको याद से यहीं पे याद कर लो, ऐसा मत करो कि बाद में याद करेंगे तो आप भूल जाओ। क्लियर है? पहला क्या था? अर्थशास्त्र में 3 प्रकार की भूमि का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में 3 प्रकार की भूमि का उल्लेख है। पहला कृष्ट, दूसरा अकृष्ट और तीसरा स्थल, और तीसरा स्थल भूमि। ठीक है? अर्थशास्त्र में 3 प्रकार की भूमि का उल्लेख है, कृष्ट भूमि, अकृष्ट भूमि और स्थल भूमि। याद रखना, ये ऐसी भूमि थी जो जोतने योग्य थी, अकृष्ट भूमि बिना जुती हुई भूमि थी, और स्थल भूमि क्या थी? बंजर भूमि थी, जिसमें क्या थी? खेती किसानी हम क्या करते थे? नहीं करते थे। ठीक है? दूसरा लिख लो, सरकारी भूमि को हम क्या कहते थे? सीता भूमि कहते थे। सरकारी भूमि को हम सीता भूमि कहते थे। सरकारी भूमि को हम सीता भूमि कहते थे, और इसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति को, इसके देखरेख करने वाले व्यक्ति को सीताध्यक्ष मतलब सीताध्यक्ष कहा जाता था। क्लियर है? अर्थशास्त्र में 3 प्रकार की भूमियों को बताया गया है, कृष्ट, अकृष्ट तथा स्थल भूमि। दूसरा, सरकारी भूमि जो थी उसे सीता भूमि कहते थे, और इस सीता भूमि की देख रेख करने वाले व्यक्ति को हम सीता अध्यक्ष कहते थे या सीताध्यक्ष कहते थे। क्लियर हो गया? चलो तुरंत अगला लिखो। व्यापार, कृषि, पशुपालन, तीनों ही क्या था? समृद्ध था। और एक और चीज याद रखो, जो क्या बोलते हैं, कृषि कार्य को और ज्यादा करता था, या कृषि का उत्पादन जितना बोलता था उसको लाके राजा के सामने बताता था कि मैंने ये तकनीक लगाई या मैंने इस तरह से इस चीज का ज्यादा उत्पादन किया है, तो ऐसे लोगों को क्या किया जाता था? प्रोत्साहन भी दिया जाता था। ठीक है? ऐसे लोगों को प्रोत्साहन भी दिया जाता था। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है हम तक, एक बार देख लीजिए। किसी और को भी नहीं आ रही है तो एक बार प्लीज वो बताएं। अगर कुछ टेक्निकल इश्यू है तो इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहां से सब ठीक है? एक बार और चेक कर लो, नेटवर्क वगैरह का हो सकता है कुछ। एक बार और देख लो, यहां से नेटवर्क का कुछ हो सकता है। चलो, आवाज इधर प्रॉपर है, क्लियर है? चलो, तो आवाज वगैरह ना आए तो एक बार आप लोग अपना मोबाइल का कनेक्शन वगैरह देख लिया करो थोड़ा सा। चलो, यहां से ठीक है। चलो अगला लिखो, बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था। बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था। बलि एक प्रकार का क्या था? धार्मिक कर था। अगला पॉइंट, 5वां पॉइंट लिख लो अर्थशास्त्र में ही, नगद रूप से लिए जाने वाले को हिरण्य कहा जाता था। नगद रूप में लिए जाने वाले कर को, नगद रूप में लिए गए कर को हिरण्य कहा जाता था। याद रखना, हिरण्य कहा जाता था। ठीक है? ये सरकारी भूमि को सीता भूमि कहते थे और नगद रूप से लिए गए धन को सीता भूमि हिरण्य कहा जाता था। ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है व्यापम में, ध्यान रखना इसको। चलो, और एक पॉइंट लास्ट में हमने ये बताए थे कि रुपयों की ढलाई के लिए क्या होता था? टकसाल को ढाला जाता था, जो मतलब सिक्कों की ढलाई होती थी। किसकी अध्यक्षता में होती थी? तो लक्षणाध्यक्ष की अध्यक्षता में टकसालों को ढलाया जाता था, और स्वतंत्र रूप से टकसाल ढलाने में 13.5% का क्या देना पड़ता था? हमें ब्याज देना पड़ता था। छठवां लिख लो,
टकसाल ढलाने में 13.5% का क्या दिया जाता था, ब्याज लिया जाता था, और इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, लक्षणाध्यक्ष। क्लियर है, इसे लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। क्लियर है। चलो एक और चीज लिख लो, अर्थशास्त्र में उल्लेखित मुद्रे, मतलब इस मौर्यकालीन अर्थशास्त्र में उल्लेखित मुद्रे, उल्लेखित मुद्रे, उल्लेखित मुद्रे, ठीक है, उल्लेखित मुद्रे। हमें मौर्य काल में किस तरह के और कितने मतलब जो सिक्के थे या कितनी मुद्राएं थी जिनका उल्लेख मिलता है, ये आप यहां पे लिख लो। पहला लिख लो पण, पहला आप लिख लो पण, पहला आप लिख लो पण, पण लिखे हो, पण के कॉमा डाल के एक और आप लिख लो धरण। पण और धरण ये दोनों क्या थे, चांदी के सिक्के थे, चांदी के सिक्के थे, ठीक है। पण और धरण ये दोनों अलग अलग है, पण और धरण चांदी के सिक्के थे। दूसरा सुवर्ण, यानी कि नाम से ही पता चलता है ये क्या था, सोने का सिक्का था, ये सोने का सिक्का था। क्लियर है। पहला है पण या धरण जो कि चांदी का सिक्का था। दूसरा ठीक है ना। चलो यशस्वी आपका है सर मुद्राएं हैं कि मुद्रा है। देखो एक वर्ड की बात करते हैं तो मुद्रा, बहुत सारे की बात करते हैं तो मुद्राएं, ठीक है। अपन अभी मुद्राएं बोल रहे हैं, मुद्रे भी लिख सकते हो, मुद्राएं भी बोल सकते हो, ठीक है। अभी हम सिक्कों की बात कर रहे हैं, मुद्राएं लिख लो आप, ठीक है। मुद्राएं लिख लो, उल्लेखित मुद्राएं, ठीक है, उल्लेखित मुद्राएं, ठीक है। पण धरण चांदी के सिक्के थे, सुवर्ण सोने का सिक्का था। तीसरा लिखो नाशक, नाशक ये क्या था, चांदी प्लस तांबे का सिक्का था, चांदी प्लस तांबे का सिक्का था। ये एक एक छोटे छोटे पॉइंट को याद रखना। कई बार अपन पूरी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, छोटे से पॉइंट को अपन याद नहीं किए रहते हैं, पढ़े नहीं रहते हैं, और वन लाइनर वाला क्वेश्चन आता है तो उस टाइम में ये चीजें आ जाती है तो अखरता है कि इसको याद होना चाहिए था। तो इसको पढ़ लो, है ना, कहानी के अतिरिक्त इसको भी। चलो लास्ट लिखो काकड़ी, लास्ट लिखो चौथा काकड़ी, काकड़ी लास्ट लिखो काकड़ी। काकड़ी जो था तांबे का सिक्का था, ठीक है। काकड़ी जो था तांबे का सिक्का था। क्लियर है सबको, काकड़ी तांबे का सिक्का था। क्लियर है। पण या धरण चांदी के सिक्के थे, उसके अलावा सुवर्ण सोने का सिक्का था, नाशक चांदी प्लस तांबे का सिक्का था, और काकड़ी जो था वो तांबे का सिक्का था, ठीक है। हो गया। जो स्क्रीनशॉट कर रहे हैं बोर्ड में देख के लिख रहे हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो, फिर मैं मिटा रहा हूं। चलो अभी हम अर्थशास्त्र के ही अंदर चल रहे हैं, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है ना। अभी हम अर्थशास्त्र के अंदर ही चल रहे हैं। अर्थशास्त्र बोल रहा हूं, सॉरी, मतलब मौर्यकालीन अर्थशास्त्र ना, आर्थिक दशाएं, मौर्यकालीन आर्थिक स्थिति दशाएं, मौर्यकालीन अर्थशास्त्र। क्लियर है। चलो अब यहां पे एक याद रखना, हमारा जो व्यापार होता था, सारी चीज होती थी, तो व्यापार के लिए क्या था, व्यापार केवल राज्य या साम्राज्य में नहीं होता था, बल्कि क्या था, बाहर तक के इसकी क्या थी, मांग थी। तो यहाँ पे मौर्यकालीन आय तक सूती वस्त्रों का उत्पादन भी धीरे धीरे क्या हो गया था, प्रारंभ हो गया था, ठीक है। तो
जो हमारा व्यापार था केवल राज्य के भीतर नहीं बल्कि राज्य के बाहर तक भी व्यापार था। और अगर राज्य के बाहर तक व्यापार होता था तो उसके लिए एक क्या था, बंदरगाह की भी हमें क्या मिली है, जानकारी मिली है। उस बंदरगाह के नाम लिख लो, सोपार। सोपार, सोपार, सामने ओ की मात्रा सो पार। सोपार पश्चिमी तट पर स्थित एक क्या था, बंदरगाह था। सोपार पश्चिमी तट पर स्थित एक बंदरगाह था। सोपार पश्चिमी तट पर स्थित एक बंदरगाह था। और याद रखना ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। कौटिल्य ने, आगे लाइन को लिखते चलो, मेरी आवाज सुन के, मैं बोर्ड में लिख रहा हूं। कौटिल्य ने समुद्री मार्ग को, कौटिल्य ने समुद्री मार्ग को सयान पथ कहा है। कौटिल्य ने समुद्री मार्ग को सयान पथ कहा है, ठीक है, या सयान पथ की संज्ञा दी है। कौटिल्य ने समुद्री मार्ग को सयान पथ की संज्ञा दी है या कौटिल्य ने समुद्री मार्ग को सयान पथ कहा है। क्लियर है? चलो, हो गया यहां तक। हो गया यहां तक। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो, जो स्क्रीनशॉट कर रहे हैं मैं मिटा रहा हूं फिर। चलो हेडिंग डाल लो, मौर्यकालीन धार्मिक दशाएं। एक बार मैं फिर से लास्ट लाइन रिपीट कर दे रहा हूं, अगर किसी का छूट गया है तो। हालांकि अगर छूट जाता है तो आप क्लास को रिपीट करके सुन लिया करो, बट अगर फिर भी छूट गया है तो कौटिल्य ने समुद्री मार्ग को सयान पथ कहा है। और उसके ऊपर वाला पॉइंट था, सोपार पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह था। चलो, धार्मिक दशा की जब बात करते हैं तो क्या था, मौर्य काल में भी क्या था, लिबरल लोग थे। लिबरल थे मतलब ऐसा कोई वो था नहीं कि मतलब किसी को धर्म के लिए प्रताड़ित किया जाए या कुछ किया जाए या परेशान किया जाए धार्मिक ऐसा करके, ऐसा कुछ भी नहीं था। मौर्य काल में भी क्या था, लिबरल स्थिति थी, मतलब स्वतंत्र टाइप की स्थिति थी। ठीक है, हेडिंग डाल लो, मौर्यकालीन धार्मिक दशा या स्थिति, आपको जो सही लगे। क्लियर है? ठीक है, तो मौर्य काल में भी जो धार्मिक स्थिति थी वो कैसी थी, बहुत सही थी, संप्रभु टाइप वाला था। ऐसा था कि हर धर्मों का क्या था, सम्मान था। मौर्य काल में बौद्ध धर्म, अजीवक धर्म, शैव मत के अनुयायी, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सभी को क्या था, छूट थी, अपने धर्म को मानने की क्या थी, आजादी थी। और वो लोग सभी अपने अपने धर्म को धीरे धीरे मानते थे। इस प्रकार हम ये क्या बोल सकते हैं कि मौर्य कालीन में धार्मिक दशाएं क्या थी, बेहद सही थी। ठीक है, अशोक क्या था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। क्लियर है? अशोक बौद्ध धर्म का क्या था, संरक्षक था और उसने उसको राजकीय संरक्षण प्रदान किया हुआ था। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि अशोक अन्य धर्मों के खिलाफ था। उसके एक सेनापति और उसके एक जो वो उत्तराधिकारी थे, उनका एक उत्तराधिकारी क्या था, जैन भी हुआ। तो इसी हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि इस समय धार्मिक स्थिति बहुत सही थी। चलो, इस चीज को लिखोगे तो जल्दी से लिख लो। इस समय लिखते चलो, इस समय चलो पॉइंट लिखते चलो। इस समय का मतलब क्या है, मौर्यकालीन समय में हम चल रहे हैं। क्लियर है? हम कहां चल रहे हैं, मौर्यकालीन। तो इस समय वैदिक, बौद्ध, जैन, अजीवक धर्म क्या थे, प्रसिद्ध थे।
अजीवक धर्म क्या थे? प्रसिद्ध थे। इस प्रकार क्या देखे हमने कि इस समय वैदिक, बौद्ध, जैन व अजीवक धर्म क्या थे? प्रसिद्ध थे। ठीक है। अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था? अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और राजकीय संरक्षण दिया, राजकीय संरक्षण भी दिया। किंतु अशोक का एक उत्तराधिकारी संप्रति जैन धर्म का था। ठीक है, जैन धर्म का था। अशोक का एक उत्तराधिकारी संप्रति जैन धर्म का था। अशोक का एक उत्तराधिकारी संप्रति जैन धर्म का था। लिख लो। ठीक है। और इस समय सन्यासियों को मौर्य काल में सन्यासियों को श्रमण कहा जाता था। श्रमण, ठीक है, श्रमण कहा जाता था। लिख लो। मौर्य काल में सन्यासियों को श्रमण कहा जाता था। मौर्य काल में सन्यासियों को श्रमण कहा जाता था। ठीक है। चलो 8 देखो, अभी एक कमेंट आया है बहुत से बौद्ध और विहार का। ठीक है, वेरी गुड, आंसर दिया करो, सही है। लेकिन हम प्राचीन काल वाला जो कला संस्कृति ये वाला चीज है ना, इसको एक आर्ट एंड कल्चर इंडिया का जब पढ़ेंगे उसमें लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर राजाओं की धार्मिक स्थिति, ये सारी चीज, तो जो छोटे से बेसिक पॉइंट है उनको अपन कला संस्कृति वाले सिक्के विक्के कुछ कुछ चीजों को अपन यहाँ पे लिखा रहे हैं। जब अपन संस्कृति, कला, ये सारी चीज पढ़ेंगे तो उसको अपन वहां पे करेंगे। और आपको बता दूं, कला संस्कृति और दर्शन वाला जो पोर्शन है पीएससी मेंस प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, प्रीलिम्स में भी अभी लगातार कला संस्कृति से क्या है, क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। और उसके 3 साल पहले तो पूरे दर्शन के क्वेश्चन आए थे, 5 से 6 क्वेश्चन। तो कला संस्कृति और दर्शन जो भी है उसको ये खत्म होने के बाद एक बार अपन कर लेंगे। ठीक है, और उस समय अपन करेंगे तो वो एक लिस्ट के फॉर्म में रहेगा, तो आपको याद करने में थोड़ा सा आसानी होगी। क्लियर है? कला संस्कृति और दर्शन को क्लास में करवाऊंगा, 100% उसको खत्म करवाऊंगा। और कला संस्कृति दर्शन में अपन जो है पूरी चीज मैक्सिमम जो है क्या करेंगे, प्राचीन भारत का ही करेंगे। क्योंकि मध्यकालीन भारत की कला संस्कृति जो है धीरे से उसको मध्यकाल में धीरे धीरे लेके चलते जाएंगे। तो शायद मध्यकालीन मैं तो कंफर्म नहीं पढ़ाऊंगा। चलो, अब इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य है। स्मरणीय तथ्य है, उसको लिख लो। स्मरणीय तथ्य, ये चैप्टर यहीं पे तुरंत खत्म हो जाएगा। कुछ स्मरणीय तथ्य है महत्वपूर्ण, उनको लिख लो। जल्दी से 2-4 लाइन के ही हैं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हैं, उनको अलग से करके रखा हूं, तो आप लोग उसको लिख लो। एग्जाम के क्वेश्चन को मैं स्मरणीय तथ्य बना के लिखवाता हूं, तो उसको याद से लिख लिया करो, है ना, उसको छोड़ा मत करो। चलो, सबसे पहला लिखो, मेघस्तनीज तथा स्ट्रैबो ने कहा है, मेघस्तनीज और स्ट्रैबो ने कहा है कि भारत में दास नहीं थे। मेघस्तनीज और स्ट्रैबो ने कहा है, साथ में मेघस्तनीज ने भी, है ना। मेघस्तनीज तथा स्ट्रैबो ने कहा है कि भारत में दास नहीं थे। मतलब भारत में दास नहीं थे, किसका कथन है? ऐसा प्रश्न आया था, तो आपको आंसर में दिया था ए में स्ट्रैबो, बी में मेघस्तनीज, सी में कुछ और डी में लिखा था ए एवं बी दोनों। तो आपको याद होना चाहिए स्ट्रैबो एंड मेघस्तनीज ने कहा है कि भारत में दास नहीं थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो। उसके बाद लिखो, अशोक के एक लघु स्तंभ लेख में अशोक के
अशोक के एक लघु स्तंभ लेख में, अशोक के एक लघु स्तंभ लेख में केवल एक पुत्र तीवर का उल्लेख है। ठीक है, केवल एक पुत्र तीवर का उल्लेख है, केवल एक पुत्र तीवर, तामे बड़ी की मात्रा तीवर, तीवर का क्या है? उल्लेख है, केवल तीवर का उल्लेख है। क्लियर है? तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार क्या होता है हम मौर्य पढ़ रहे हैं और ऑप्शन में हमारा कोई सा क्वेश्चन आया है और उसमें लाइन से मौर्य काल से संबंधित 4 नाम दे दिए हैं, 3 नाम दे दिए हैं और एक नाम किसी और काल से रिलेटेड है, तो हमारा ध्यान क्या जाता है, जो एक काल नया वाला है उसको तो एलिमिनेट कर दो, बचे हुए 3 में से कोई एक आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा काम नहीं आएगा। तो ये वाले पॉइंट को याद रखना, मौर्य काल से संबंधित नहीं है ये वाला पॉइंट, इसको लिखो, मतलब है मौर्य काल के स्तंभ लेख से ही संबंधित, लेकिन इस समय के व्यक्ति के बारे में नहीं है। चलो लिखो इस पॉइंट को, मौर्यानंदगढ़, 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 मौर्यानंदगढ़ क्या लग रहा है? मौर्य काल से संबंधित एक गढ़ है, तो मौर्यानंदगढ़ स्तंभ पर, मौर्यानंदगढ़ स्तंभ पर, फिर से इसको मार्क कर लो, औरंगजेब का अभिलेख खुदा है, औरंगजेब का अभिलेख खुदा है। ठीक है, मौर्यानंदगढ़ स्तंभ पर औरंगजेब का अभिलेख खुदा है, मौर्यानंदगढ़ स्तंभ लेख पर औरंगजेब का अभिलेख खुदा है। ठीक है, ये चीज जहन में रखना, इसको नोट कर लो और एक और लिख लो, राजतरंगिणी के अनुसार, राजतरंगिणी के अनुसार, राजतरंगिणी के अनुसार, राजतरंगिणी के अनुसार अशोक को, राजतरंगिणी के अनुसार अशोक को शैव धर्म का अनुयायी बताया गया है। क्लियर है? राजतरंगिणी के अनुसार अशोक को शैव धर्म का अनुयायी बताया गया है। ठीक है, राजतरंगिणी के अनुसार अशोक को शैव धर्म का अनुयायी बताया गया है। ये स्मरणीय तथ्य के जो 4 पॉइंट है, ये चारों ही एग्जाम में आए हैं, इसको नोट कर लो। लास्ट टाइम स्मरणीय तथ्य को फिर से बोल रहा हूं, स्ट्रैबो तथा मेगस्थनीज के अनुसार भारत में एक भी दास नहीं थे। क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट, अशोक के लघु स्तंभ लेख में उसके केवल और केवल एक पुत्र तीवर की जानकारी मिलती है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट था, मौर्यानंदगढ़ जो था, मौर्यानंदगढ़ का जो स्तंभ लेख है उसमें औरंगजेब के अभिलेख खुदे हुए हैं। क्लियर है? और चौथा क्या था, राजतरंगिणी, कल्हड़ करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक रचना की थी, उनकी रचना का नाम था राजतरंगिणी। ठीक है, कल्हड़ की रचना का नाम था राजतरंगिणी। तो कल्हड़ ने अपनी रचना राजतरंगिणी में बताया है कि अशोक बौद्ध धर्म के नहीं बल्कि शैव धर्म के क्या थे? अनुयायी थे। क्लियर हो गया? इस पॉइंट को लिख लो। और इस पॉइंट के साथ ही अभी मौर्य का हम क्या करते हैं? समापन करते हैं। अब शुरू होगा मौर्योत्तर काल। ठीक है, मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल शुरू होगा। मौर्योत्तर के बाद बौद्ध और जैन धर्म पढ़ेंगे, उसके बाद गुप्त, गुप्तोत्तर और 600 से 1200 ईसा पूर्व के मध्य जो पूरे थे ना, उन राज्यों को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा ये हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, प्राचीन वाला। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास 3 से 4 छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं।
उसको आप डिसाइड करना कि किसको अभी पढ़ा दें, उसके हिसाब से अपन चलेंगे। हालांकि ये डिस्कस करने का अभी टाइम है नहीं क्योंकि पढ़ाने का बहुत सारी चीज बचा हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग ये बात जहन में, किसी का मैसेज आया क्या? हाँ, लेकिन फिर भी आप लोग ये बात जहन में रखो। मैं आप लोगों को 3 से 4 ऑप्शन दे रहा हूं, याद रखना। विज्ञान का फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स। दूसरा पर्यावरण, तीसरा हिंदी, चौथा आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। फिजिक्स, पर्यावरण, हिंदी, आर्ट एंड कल्चर, इन छोटे टॉपिक में से कौन सी आपको टॉपिक शुरू करना है आप मेरे को एक बार बाद में बता देना। जैसे ये प्राचीन भारत खत्म होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, इनमें से कोई छोटी टॉपिक शुरू करेंगे, उनको खत्म करेंगे, उसके बाद फिर से बड़ा टॉपिक आ जाएगा पंचायती राज। क्लियर है? चलो, वो आप लोग आराम से बताना। हाँ राम नारायण, ठीक है। उन्होंने 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग का युद्ध हुआ था, जिसमें नरसंहार को देखने के बाद क्या किया था, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। ऐसी कहानी इतिहास में हम भी पढ़े हैं और उसी को हम क्या लेके चलते हैं, आंसर लेके चलते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये एक तथ्य मिलता है कि किसके अनुसार उन्होंने शैव धर्म को अनुयायी किया था। तो बस ये तथ्य हमें याद रखना है कि कभी एग्जाम में पर्टिकुलर राज तरंगिणी करके हमें प्रश्न पूछ ले तो राज तरंगिणी में उन्हें शैव धर्म का बताया गया है। क्लियर है? चलो, सबको क्लियर है? राज तरंगिणी पर्टिकुलर नाम लिया जाएगा तो हम वहां पे शैव लिखेंगे, अदरवाइज हम बौद्ध ही आंसर लेके चलेंगे। इस चीज को जहन में रखना, हम बौद्ध ही आंसर में लेके चलेंगे। चलो, तो यहां पे हमारा क्या होता है, मौर्य काल खत्म होता है। अब तुरंत हेडिंग डाल लो, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में 6 लोग आएंगे, 6 वंश चलेगा। इन 6 वंश को हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि 1-2 वंश जो है बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके बस नाम याद लिख लेना। और इंपॉर्टेंट नहीं भी है मान के चलो तो भी हमारे पास जानकारी इतिहास में उनकी ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो उनको जितनी है उतनी ही लिख के चलना है। आप एक बार बाद में बताना कि ये प्राचीन भारत खत्म होने के बाद छोटे टॉपिक शुरू करना है कि क्या करना है। हेडिंग डाल लो, मौर्योत्तर काल। ठीक है, चलो देखो हुआ क्या था, मौर्य काल क्या था, एक पहला ऐतिहासिक क्या था, साम्राज्य था। मतलब ऐसा साम्राज्य था जिसमें राजा थी, प्रजा थे, एक एक चीज जो था क्या था, सिस्टमैटिक था, एक बड़ा सा विस्तार हुआ था उसका। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक साम्राज्य की दर्जा हमने दिया था मौर्य काल को। तो मौर्योत्तर काल में क्या हुआ था, धीरे 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 मौर्य काल जो था ना, 1 राजा, 2 राजा, 3 राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक। लेकिन अशोक के बाद ऐसा कोई महान शक्तिशाली बहुत ज्यादा ऐसा राजा नहीं हुआ जो पूरी मौर्य साम्राज्य को क्या कर सके, केंद्रीकृत करके रख सके। ठीक है, तो धीरे धीरे ये घटता गया, उनका मतलब क्या था, केंद्रीकरण घटता गया। और अंत में जब बृहद्रथ आया तो ये चीज क्या हो गया था, और ज्यादा कम हो गया था। इसलिए फिर क्या हुआ, बृहद्रथ को पराजित करके एक नए वंश का स्थापना किया गया। ठीक है, चलो लिखो, अभी सिर्फ हेडिंग लिखना, मैं लाइन से उसका आउटलाइन बना रहा हूं, बोर्ड में बना रहा हूं, और जैसा बोलूंगा आप भी उसको आउटलाइन के फॉर्म पे लिखते जाना। उसके बाद हम कहानी पे आएंगे। क्लियर है? चलो हेडिंग डाल लो, मौर्योत्तर काल। हेडिंग डाल लो, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल। और आप लोगों से ये अनुरोध रहेगा, मौर्योत्तर और गुप्तोत्तर ये दोनों को याद से पढ़ो और इसके नोट्स बनाओ, क्योंकि मैक्सिमम कोचिंग सेंटर्स या कुछ भी
ऐसे रहते हैं ना जो पढ़ाना शुरू करते हैं ना, मौर्योत्तर को मैक्सिमम क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, मौर्य पढ़ा के सीधा गुप्त में आ जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन यहां से अगर क्वेश्चन आ गए तो ये होना चाहिए कि हमसे बन जाएगा। क्लियर है? चलो, इंडेक्स टाइप का है, मौर्योत्तर काल। इसमें लाइन से कौन कौन शासक हुए हैं, शासक का नाम नहीं बता रहा हूं, वंश का नाम बता रहा हूं, आप वंश का नाम लिखते जाओ। सबसे पहला शुंग वंश, शुंग वंश। ठीक है, पहला वंश लिखो शुंग वंश, मौर्योत्तर काल में पहला वंश था शुंग वंश। ठीक है, दूसरा वंश लिखो कण्व वंश, कण्व वंश, शुंग वंश दूसरा हो गया हमारा कण्व वंश। जो आवाज सुन के लिख रहे हैं, जो बच्चे सिर्फ आवाज सुन के लिख रहे हैं, एक बार कण्व को फिर से बोल रहा हूं, सुन ले। शुंग, शा में छोटा ऊ की मात्रा शू, ऊपर में बिंदु और गा, शुंग वंश। कण्व वाला भी एक बार सुन लो, कबूतर के का, गणित वाला आधा णा और वन के वा, कण्व वंश। क्लियर है? चलो, तीसरा लिखो कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल। हम डायरेक्ट इसमें वंश का नाम नहीं लिखे, हम सीधा एक कलिंग नरेश खारवेल लिख लिया, क्योंकि इस वंश से हमें केवल खारवेल को ही पढ़ना है। और आप याद रखना, ये खारवेल जो है चेदी वंश से संबंधित है। ठीक है, चेदी वंश, चेदी वंश। ठीक है, चेदी वंश। चेदी वंश आपको फिर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी याद आ रहा है कि नहीं, ये आप अपने आप से सवाल पूछना कि चेदी वंश आपको अपने आप में छत्तीसगढ़ से रिलेटेड याद आ रहा है कि नहीं, खुद से सवाल पूछना, क्योंकि पैरेलली छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री भी चल रही है ना। तो चेदी वंश आपको याद आ जाएगा, छत्तीसगढ़ के नामकरण वाले अध्याय में ध्यान देना। क्लियर है? चलो चलो, और किसी का मैसेज नहीं है, मेरे को लगा मैसेज आया। चलो, फिर उसके बाद लिखो सातवाहन वंश, चौथे में लिखो सातवाहन वंश। मौर्योत्तर काल शुरू किए हैं, मौर्योत्तर काल का पहला वंश शुंग वंश, दूसरा वंश कण्व वंश और तीसरा हमने लिखा है कलिंग नरेश खारवेल यानी कि चेदी वंश का था, और चौथा वंश हमने लिखा है सातवाहन वंश। क्लियर है? पांचवा लिखो भारत में इंडो ग्रीक राज्य, पांचवा लिखो भारत में इंडो ग्रीक राज्य, भारत में इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक, ग्रीक, इंडो ग्रीक राज्य। ठीक है, भारत में इंडो ग्रीक राज्य। तो ये याद रखना, ऐसे भारत में क्या थे, 4 राज्य आए थे जो इंडो ग्रीक राज्य में क्या कहलाए, मतलब ऐसे 4 लोग आए थे जो अपने इंडो ग्रीक राज्य की क्या किया, स्थापना उन्होंने किया। ठीक है, सबसे पहला लिखो बैक्ट्रियन या बैक्ट्रियन। अच्छा, रुको रुको रुको, अभी मत लिखो, ऐसा करो यहां पे 2 कॉलम लिखो। अभी हम भारत में इंडो ग्रीक राज्य यानी कि 5वें पॉइंट में है, 5वें पॉइंट के अंदर में 2 कॉलम बना लो। क्लियर है? 5वें पॉइंट के अंदर में 2 कॉलम बना लो, इंडेक्स ही चल रहा है अभी। 5वें पॉइंट के अंदर में 2 कॉलम बना लो। पहले वाले में लिखो विदेशी नाम, दूसरे वाले में लिखो भारतीय नाम। पहले वाले में लिखो विदेशी नाम और दूसरे वाले में आप क्या लिखो, भारतीय नाम। ठीक है, ताकि आपको पता रहे किसको कौन सा चीज बोला जाता था। ठीक है, पहले वाले में लिखो विदेशी नाम और दूसरे वाले कॉलम में लिखो भारतीय नाम। बैक्ट्रियन या बैक्ट्रियन, ठीक है, बैक्ट्रियन ही लिखो आप। पहला लिखो बैक्ट्रियन, 5वें के अंदर पहला बोला हूं, है ना, बैक्ट्रियन। इनको भारत में यवन कहा जाता था। ठीक है, यवन। ठीक है, दूसरा लिखो पार्थियन, पार्थियन, दूसरा लिखो पार्थियन। इन्हें भारत में पहलव कहा जाता था, पहलव, पहलव, इन्हें भारत में पहलव कहा जाता था। तीसरा लिखो सीथियन, सीथियन, सीथियन। भारतीय नाम इनका था शक,
और ये याद रखना, जो शक संवत हमारा है ना, यहीं से शुरू होगा। मतलब अगर मौर्योत्तर काल हम छोड़ दिए तो ये शक संवत कहां से आया, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। इसीलिए याद रखना, सीथियम को भारत में हम क्या बोलते थे, शक बोलते थे, शक। ठीक है, याद में लिखो, लास्ट में चौथा लिखो कुषाण, यूची, सॉरी यूची। चौथा लिखो विदेशी नाम के अंदर में या में छोटी बड़ू की मात्रा यू, चा में बड़ी की मात्रा ची, यूची। इन्हीं को हम क्या बोलते थे, कुषाण। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते थे, कुषाण बोलते थे। क्लियर है सबको? बैक्ट्रियन मतलब यवन, पार्थियन मतलब पहलव, सीथियन मतलब शक, और चौथा यूची मतलब कुषाण। क्लियर है? चलो अब लास्ट वाला लिख लो, नाग। लास्ट वाला मतलब पांचवा जो था, भारत में इंडो ग्रीक राज्य पांचवे के अंदर का पूरा खत्म हो गया। अब इंडिविजुअल छठवां नंबर डालना, इंडिविजुअल छठवां नंबर डालना, और इंडिविजुअल छठवें नंबर के अंदर जो शासन आएगा वो रहेगा नागवंश एवं वाकाटक वंश। नागवंश एवं वाकाटक वंश, नागवंश एवं वाकाटक वंश, नागवंश एवं वाकाटक वंश। क्लियर है? नहीं, शुंग वंश पहला है, उसके बाद दूसरा वंश है कर्ण वंश। दोनों अलग हैं यशस्वी। ठीक है, पहला शुंग वंश, दूसरा कर्ण वंश, दोनों अलग है। तीसरा चेदी वंश का कलिंग नरेश खारवेल, चौथा सातवाहन वंश, और पांचवे में है इंडो ग्रीक जो है ना, वो है भारत में इंडो ग्रीक राज्य। उन पांचवे के अंदर में चार नाम है, बैक्ट्रियन जिसको भारत में यवन कहा जाता है, पार्थियन जिसको भारत में पहलव कहा जाता है, सीथियन जिसे भारत में शक कहा जाता है, यूची जिसे भारत में कुषाण कहा जाता है। क्लियर है? और छठवां इंडिविजुअल जो हमारा था नागवंश एवं वाकाटक वंश। क्लियर है? नागवंश एवं वाकाटक वंश। क्लियर है सबको? चलो, ये तो हमारा क्या था, एक आउटलाइन बन गया। तो सबसे पहले अब हमारी हेडिंग रहेगी शुंग वंश। क्लियर है? शुंग वंश। अब इसके अंदर लिखना शुरू करते हैं, बाकी मिटा रहा हूं। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो, मैं मिटा रहा हूं फिर। हो गया? चलो मिटा रहा हूं अब मैं, जिसको स्क्रीनशॉट करना था होपफुली वो कर लिए हैं। पहली हेडिंग डालो शुंग वंश। ठीक है, पहली हेडिंग डालो शुंग वंश, पहली हेडिंग डालो शुंग वंश। शुंग वंश डाल लिया। चलो, अब क्या हुआ था, मौर्य काल था। अब कहानी सुन लो धीरे से। मौर्य काल का क्या चल रहा था, धीरे 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 राजा जो आ रहे थे वो उतने ज्यादा क्या थे, शक्तिशाली नहीं थे, ना ही उन्होंने अपने उस राज्य को केंद्रीकृत विकेंद्रीकृत कर पाया। क्लियर है? यही एक चीज हुआ, धीरे 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 क्या हुआ, राज्य का पतन होना शुरू हो गया। ठीक है, जो इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य था उसको संभाल पाना धीरे से आने वाले शासकों के लिए क्या हो गया था, क्लिष्ट हो गया था। तो अंत में जो वृहद्रथ था वो जनता की रक्षा करने और प्रजा की देखभाल करने में क्या हो गया था, असमर्थ हो गया था। क्लियर है? असमर्थ हो गया था। इस स्थिति को देखते हुए एक बार फिर से एक बार सुन लेना इसको। जब वृहद्रथ आया था अंतिम शासक बनके, उस समय तक क्या था, उसके पहले भी 4-5 राजा आ चुके थे। धीरे 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 मौर्य का क्या क्या हो गया था, पतन होना शुरू हो गया था। तो ये जो अंतिम शासक वृहद्रथ आया वो जनहित की जो याचिकाएं थी उनको सुनवाई नहीं कर पाता था, उनका निपटारा नहीं कर पा रहा था और चीजों को संभाल नहीं पा रहा था।
तो इन्हीं के सेनापति यानी कि वृहद्रथ के सेनापति ने ही जनता के हित को ध्यान में रखते हुए क्या किया, वृहद्रथ का वध कर दिया। क्या किया, वृहद्रथ का वध कर दिया। जनता की भलाई को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वृहद्रथ का वध कर दिया। उसके पीछे का एक कारण यह था कि अगर वृहद्रथ ऐसा निर्बल और कमजोर बना बैठा रहा तो कोई भी बड़ा शासक आके क्या करेगा, आक्रमण कर देगा और ये पूरी मौर्य सत्ता क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए उनके ही सेनापति पुष्यमित्र ने, किसके सेनापति, वृहद्रथ के ही सेनापति पुष्यमित्र ने क्या किया, वृहद्रथ का वध कर लिया। और पुष्यमित्र शुंग इन्हीं ने क्या किया, शुंग वंश का क्या रखा, नींव रखा। क्लियर है। अब यह है इतिहासकार शुंग को जाति को डिसाइड करने में क्या थे, थोड़ा सा विरोधाभास था और अंत में शुंग को क्या माना गया, ब्राह्मण माना गया। क्लियर है। अंत में शुंग को ब्राह्मण माना गया है और यही स्वीकार किया गया है। तो शुंग वंश क्या है, ब्राह्मण वंश है, याद रहेगा। चलो, तो शुंग वंश क्या है, हमारा ब्राह्मण वंश है। तो यहां पे आ जाते हैं, अब शुंग वंश पे आ जाते हैं। मौर्य पूरा खत्म हो गया और शुंग वंश के सबसे पहले शासक कौन बन जाते हैं, पुष्यमित्र शुंग। क्लियर है, लिख लिए, पुष्यमित्र शुंग। टाइम देख रहा हूं कितना बचा है, चलो अभी 6 मिनट है। पुष्यमित्र शुंग को लिख सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, इसको अपने कहानी से जल्दी से लिख सकते हो। ये कहानी को जहन में रखना, क्या क्या हुआ था। ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो भी हुआ है उसको अपन लिखना शुरू करेंगे। इसके बाद जो भी हुआ है उसको लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहला डाल लो पुष्यमित्र शुंग। पहला शासक जो लिखो इसमें पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। ठीक है। चलो, अब क्या हुआ, जब तक के पुष्यमित्र शुंग ने ये वो फैसला लिया कि भाई मुझे वृहद्रथ का वध करना है और ताकि मैं जनता की भलाई कर सकूं और मौर्य जो शासन था उसका मतलब इतने आसानी से पतन ना हो, तब तक क्या हुआ था, विदेशी आक्रमणकारी क्या थे, पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे। ठीक है, तब तक विदेशी आक्रमणकारी क्या है, पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे। और फिर क्या हुआ, पुष्यमित्र शुंग ने उनसे युद्ध किया और एक दो बार ऐसा हुआ कि पुष्यमित्र शुंग स्वयं पराजित भी हुआ, लेकिन वो निर्णायक युद्ध साबित नहीं हुआ। इसलिए क्या रहा, इनकी सत्ता चलती रही। इसमें जो लिख रहे हो उसको जल्दी लिखो, ये पॉइंट लिखना शुरू कर दो। अब पुष्यमित्र के आए तक क्या हुआ, विदेशी आक्रमणकारी पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे। पहला पॉइंट, विदेशी आक्रमणकारी पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे, पाटलिपुत्र तक आ गए थे। और यह उल्लेख भी मिलता है कि यवनों से 2 युद्ध हुआ। यवनों से पुष्यमित्र शुंग का 2 युद्ध हुआ। ठीक है, यवनों से पुष्यमित्र शुंग का 2 युद्ध भी हुआ। कालिदास के मालविकाग्नि मित्रम, उनकी एक रचना है ना, याद रखना, कालिदास की रचना, कालिदास की रचना मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम, आराम से लिख लो, कालिदास की रचना मालविकाग्नि मित्रम में, कालिदास की रचना मालविकाग्नि मित्रम में, मालविकाग्नि मित्र है ना, में यवनों से हुए दूसरे युद्ध का वर्णन मिलता है। यवनों से हुए दूसरे युद्ध का वर्णन मिलता है। किसका, पुष्यमित्र शुंग का।
यवनों से हुए दूसरे युद्ध का वर्णन मिलता है। किसका? और एक डॉक्टर, मतलब एक इतिहासकार हैं डॉक्टर, उनका नाम देख लेते हैं, V.A. स्मिथ। V.A. स्मिथ एक इतिहासकार है, V.A. स्मिथ। इनके अनुसार कलिंग नरेश खारवेल ने दो बार पुष्यमित्र शुंग के ऊपर क्या किया? आक्रमण किया। क्लियर है? डॉक्टर V.A. स्मिथ के अनुसार कलिंग नरेश खारवेल ने 2 बार पुष्यमित्र शुंग पर क्या किया? आक्रमण किया। क्लियर है? ये सिर्फ फैक्ट वाले पॉइंट है, कहानी वाले पॉइंट नहीं है। अब उनके शिलालेख क्या मिले हैं उसमें भी लिख लो। अयोध्या से पुष्यमित्र शुंग का एक शिलालेख मिला है, अयोध्या से, और उसमें यह बताया गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। अश्वमेघ यज्ञ कराया था। ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ कराया था। क्लियर है यहां पे? अब क्या हुआ? पुष्यमित्र शुंग जो था वो ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे। क्लियर है? हमने ये उनको एक्सेप्ट कर लिया कि पुष्यमित्र शुंग जो थे वो ब्राह्मण धर्म के थे। और पुष्यमित्र शुंग के पहले यानी कि मौर्य काल में अशोक, ये इन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान करवाया था। क्लियर है? ये चीज याद है ना? तो इस समय क्या हुआ? उन्होंने वेदों का फिर से क्या करवाया? पाठ करवाया, अनुष्ठान करवाए, यज्ञ कराना शुरू कर दिया। इसलिए पुष्यमित्र शुंग के काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। क्लियर है? यह पॉइंट लिख लो, पुष्यमित्र शुंग के काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। यहां तक हो गया? पुष्यमित्र शुंग के काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहते हैं। लिख लिए? हो गया? वैदिक पुनर्जागरण का काल कहते हैं, लिख लो। वैदिक पुनर्जागरण का काल, वैदिक पुनर्जागरण का काल कहते हैं किसको? पुष्यमित्र शुंग के काल को। ठीक है, और पुष्यमित्र शुंग के पौत्र इनके पौत्र, उनका नाम क्या था? वसुमित्र। पुष्यमित्र शुंग के पौत्र वसुमित्र ने यवन सेनापति मिनांडर को पराजित किया था, ऐसी जानकारी मिलती है। यवन सेनापति मिनांडर को क्या किया था? पराजित किया था। मिनांडर को पराजित किया था, यानी कि पुष्यमित्र शुंग के पौत्र वसुमित्र ने यवन सेनापति मिनांडर को पराजित किया था। ठीक है, ये लोग पूरे 112 साल शासन करेंगे और उसके बाद 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने क्या किया? कण्व वंश की नींव रखी। वासुदेव ने कण्व वंश की नींव रखी। ठीक है, किसी का मैसेज आया है? क्लियर प्लीज सर, डिटेल से थोड़ा पढ़ाई आएगा। ठीक है, चलो शुंग वंश वाला हो गया।
शुंग वंश में क्या था, वैदिक पुनर्जागरण का काल था। इनके पौत्र वसुमित्र ने यवन सेनापति मिनांडर को पराजित किया था। और याद रखना शुंग वंश के ही सेनापति थे कौन, वासुदेव। इन्होंने क्या किया, शुंग वंश का अंत किया और क्या हो गया, कण्व वंश की नींव रख दी। क्लियर है, उन्होंने कण्व वंश की नींव रख दी। आगे की कहानी कल आराम से कंटिन्यू करेंगे। अभी क्लास को यहीं पे समापन की घोषणा कर रहे हैं। चलो मिलते हैं फिर मंडे को। गुड नाइट सभी को।